अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम यूसेट की प्रिपरेशन में चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे जो कि किंगडम प्रोकैरियोटा है। इसको मुनेरा भी कहा जाता है। डिवाइड किया, एक यू बैक्टीरिया और एक है आर्कियो बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया भी कहा जाता है और आर्कियो बैक्टीरिया को एंशिएंट बैक्टीरिया कहा जाता है। अब हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया की। तो सबसे पहले डच साइंटिस्ट एंटोनी वैन लीeuwenhoek 1673 में इन्होंने कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो थे पहले रेन वाटर में ऑब्जर्व किए। देन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने विनेगर, सलाइवा और इन्फ्यूजन यानी कि जो छाले पड़ जाते हैं उनके अंदर भी ये इन्होंने ऑब्जर्व करना शुरू किया। और यही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इन ऑर्गेनिजम्स को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एनिमलक्यूल्स का नाम दिया। अब हम बात करते हैं लुईस पास्चर की। तो लुईस पास्चर जो थे उनकी कंट्रीब्यूशन ये थी कि उन्होंने कोलेरा और रेबीज के अगेंस्ट जो थी सबसे पहले वैक्सीन को डेवलप किया था और इन्होंने पास्चराइजेशन जो था इंट्रोड्यूस किया था। पास्चराइजेशन कहते हैं कि एक ख़ास टेम्परेचर पे हीट के दूध को बॉईल करना, जिसकी वजह से जो मिल्क के अंदर मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी डेथ हो जाती है, जिसके रिजल्ट में जो मिल्क का जो लाइफ स्पैन है, दूध का जो लाइफ स्पैन है वो इंक्रीज हो जाता है। अब हम बात करेंगे रॉबर्ट कोच की। रॉबर्ट कोच जो थे उनके किंगडम प्रोकैरियोटे में सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन थी क्योंकि इन्होंने वो बैक्टीरिया फाउंड किया जो कि कोलेरा और ट्यूबरक्लोसिस कॉज करता था। और साथ ही साथ इन्होंने शीप के ब्लड में पहली दफ़ा एक बैक्टीरिया ऑब्जर्व किया जो कि रोड शेप था और स्क्वेरिश एंड थे उसके। अब जिस बैक्टीरिया के स्क्वायर किस्म की या रोड शेप की अपीयरेंस हो उसको बैसिलाई कहते हैं। ये इंशाल्लाह ताला भी हम आगे चलेंगे। और यही वो साइंटिस्ट है जिन्होंने जर्म थ्योरी जो थी वो इंट्रोड्यूस की थी। जर्म थ्योरी क्या थी? इनके अकॉर्डिंगली ये 4 पोस्टुलेट्स हैं जो कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सहराते हैं। नंबर 1 क्या था कि स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म एसोसिएट विद डिजीज, यानी कि अगर आप किसी किस्म की कोई डिजीज से दो चार हैं या आप किसी डिजीज को फाइंड आउट करेंगे तो आपको उस डिजीज में उस डिजीज कोज करने वाले रिलेटेड बैक्टीरिया या ऑर्गेनिज्म जो है वो भी आपको वहां पे मिलेगा। दूसरा पोस्टुलेट ये था कि जो भी ऑर्गेनिज्म डिजीज कोजिंग करता है उसको आप आइसोलेट भी कर सकते हैं और साथ ही साथ उसको प्योर कल्चर में आप ग्रो करवा सकते हैं। थर्ड पोस्टुलेट ये था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो थे जो डिजीज कॉजिंग होते हैं, जब इनको आप किसी भी एनिमल में इनोकुलेट करें, इनोकुलेट का मतलब होता है इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट करना, जब इनको इनोकुलेट करेंगे तो वो डिजीज कॉज करेंगे। फोर्थ पोस्टुलेट क्या था कि ये पॉसिबल है अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपने लैब में प्रिपेयर किया है और अगर आप उससे डिजीज करवाएं तो लैब प्रिपेयर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आप रिकवर जो है इसकी पॉसिबिलिटी है, यानी कि अगर आप उससे पहले डिजीज करवाते हैं किसी ऑर्गेनिज्म को तो फिर वो रिकवर भी हो जाएगा उससे। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया की बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया में सबसे पहले आती है साइज की बात। बैक्टीरिया का जो मेजॉरिटी साइज है वो 0.1 टू 600 माइक्रोमीटर तक जाता है और सबसे स्मॉलेस्ट जो बैक्टीरिया है जो वर्ल्ड में पाया जाता है वो है माइकोप्लाज्मा और इसकी जो रेंज है 100 टू 200 नैनोमीटर है। 100 टू 200 नैनोमीटर जो रेंज है ये एज कम्पेयर टू सिमिलर है पोक्स वायरस की, जो कि सबसे लार्जेस्ट वायरस पाया जाता है, ये उसके बराबर है। और ई कोलाई की एक छोटी सी एग्जांपल आप लोगों की बुक में कोट की गई है कि ई कोलाई जो है एक बैसिलस है। बैसिलस है और ये 1.1 टू 1.5 माइक्रोमीटर वाइड है और 2.0 टू 6.0 माइक्रोमीटर लॉन्ग है। इसी तरह स्पाइरोकीट जो है इनकी जो लेंथ है अप टू 500 माइक्रोमीटर तक जाती है। स्टेफिलोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकाई की जो डायमीटर है वो 0.7 टू 1.25 माइक्रोमीटर है। ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद करनी है। शेप ऑफ बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया की जो शेप है वो तीन कैटेगरी में देखी जाती है। नंबर 1 है कोकाई, नंबर 2 बेसिलाई एंड नंबर 3 इज स्पाइरल। तो सबसे पहले कोकाई की बात करते हैं। कोकाई का वर्ड तब यूज किया जाता है जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अपीयरेंस जो है वो ओवल या तो बिल्कुल कम्प्लीटली राउंड हो या स्फेरिकल। सॉरी, ओवल जो है मींस कि वो कम्प्लीटली राउंड ना हो और स्फेरिकल से मुराद है कि जब वो कम्प्लीटली जो है वो राउंड हो।
तो इसको कहते हैं कोकाई। कोकाई की जो है वो फर्दर टाइप्स हैं जो आप देखेंगे। नंबर 1 है डिप्लोकोकस। डिप्लोकोकस मीन्स वो बैक्टीरिया जो कि पेयर की फॉर्म में रहते हैं, यानी कि अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये 2 पेयर हैं, यानी कि सिंगल कोकाई और फिर उसके साथ एक दूसरा कोकाई, एंड बोथ कोकस अटैच एंड फॉर्म अ डिप्लोकोकस। सेकंड वन इज स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस जो है वो स्ट्रेट सीरीज में अटैच हुए होंगे, जैसा कि आपको ये इलस्ट्रेट करवाया गया है कि स्ट्रेट जो है सीरीज है अटैच होती और चलती चली जा रही है। टेट्राड का वर्ड तब यूज होता है जब कोकाई जो हैं उनकी अमाउंट 4 हो और वो 2 प्लेन्स में हो। ये फर्स्ट प्लेन है और ये सेकंड प्लेन है, तो ये टेट्राड फॉर्म करता है। सार्सिना। सार्सिना जो है वो 8 कोकाई पर कंसिस्ट होती है और ये 3 प्लेन्स बनाती है। फर्स्ट प्लेन ये वाला है, सेकंड नीचे वाला और थर्ड इनके दरमियान में। स्टेफिलोकोकस उन अरेंजमेंट को कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की या बैक्टीरिया की जब ये लोग आपस में इरेगुलरली और ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में अटैच्ड हों। डिप्लोकोकस डिप्लोकोकस नमूनाए एंड स्टेफिलोकोकस एरस इनकी एग्जाम्पल हैं जो कि कोकाई अपीयरेंस शो करते हैं। अब बात करते हैं बैसिलाई की। बैसिलाई जो है वो रोड शेप स्ट्रक्चर होता है। अब सिंगल रोड हो तो उसको बैसिलस कहा जाता है। इसकी इलस्ट्रेशन के लिए डायग्राम यहाँ पे बनाई गई। डिप्लोबैसिलस रोड पेयर को कहा जाता है। अगर एक सिंगल रोड किसी दूसरे रोड के साथ अटैच होगा तो इसको डिप्लोबैसिलस का नाम दिया जाएगा। स्ट्रेप्टोबैसिलस स्ट्रेप्टोबैसिलस उसको कहा जाएगा जब चेन ऑफ बैसिलस जो होंगे अटैच होंगे, जिस तरह के आप ये देख सकते हैं। ये चेन की सूरत में एक दूसरे के साथ अटैच होते चले जा रहे हैं और स्ट्रेप्टोबैसिलस की फॉर्मेशन को मेंटेन कर रहे हैं। इकोलाई, बैसिलस सबटिलस, सूडोमोनास बैसिलस की एग्जांपल्स हैं। द थर्ड वन इज स्पाइरल। स्पाइरल जो है वो उन अपीयरेंस को कहते हैं जो कोइल्ड हो स्पाइरली, मींस लिटिल बिट स्प्रिंग लाइक अपीयरेंस। इनकी जो टाइप्स हैं उसमें सबसे पहले आता है विब्रियो। विब्रियो की जो अपीयरेंस है वो कोमा लाइक शेप्ड होती है, कोमा लाइक, ये बिल्कुल इस तरह कोमा की तरह। और स्पाइरिलियम जो है वो थिक और रिजिड स्ट्रक्चर शो करेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये स्पाइरल तो बना है लेकिन ये थिक है और रिजिड है। स्पाइरोकीट जो है वो थिन होता है और फ्लेक्सिबल होता है। थिन आपके सामने ये दिख रहे हैं, ये पतला है, और फ्लेक्सिबल से मुराद कि ये इसको आप मोड़ सकते हैं, मोड़ा जा सकता है। विब्रियो, हाइफोमाइक्रोबियम जो है वो इनकी एग्जांपल्स हैं। अब बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले जो है वो आ जाएगा फ्लैजिला। फ्लैजिला जो है एक्सट्रीमली थिन हेयर लाइक अपेंडेजेस। बैक्टीरिया में आप कुछ ऑब्जर्व करेंगे कि बहुत ही थिन और बाल की तरह के अपेंडेजेस, जो भी चीज़ कोई उभरती हुई निकल रही हो उसको अपेंडेजेस कहते हैं। ये फ्लैजिला होते हैं। ये सेल वॉल से बाहर निकले होते हैं लेकिन इनका जो ओरिजिनेशन है ये बेसल बॉडी यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म से स्टार्ट होती है और सेल वॉल से बाहर गई होती है। फ्लैजिला जो है वो फ्लैजिलन प्रोटीन से मिलकर बनी होती है और फ्लैजिला की जो है और फ्लैजिला की बेसिस पे बैक्टीरिया की जो टाइप्स हैं उनमें सबसे पहले आता है ए ट्राइकस। ए का मीन्स मतलब है एब्सेंट और ट्राइकस मीन्स फ्लैजिला। तो ए ट्राइकस से मीन्स हो गया एब्सेंट फ्लैजिला। तो वो बैक्टीरिया जिनके अंदर फ्लैजिला जो है एब्सेंट होता है उसको ए ट्राइकस कहा जाता है। मोनोट्राइकस से मुराद वो बैक्टीरिया जो कि सिंगल फ्लैजिला से मुंसलिक होंगे, यानी कि अभी जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये मल्टीपल फ्लैजिला निकल रहे हैं। अब इन सब मल्टी फ्लैजिला की जगह अगर सिंगल फ्लैजिला निकल रहा होगा तो उसको मोनोट्राइकस कहा जाएगा। लोफोट्राइकस से मुराद है कि टफ्ट ऑफ सिंगल फ्लैजिला। टफ्ट का मतलब होता है गुच्छा। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक गुच्छे की शक्ल में, बंडल की शक्ल में फ्लैजिला निकल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सिंगल का वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि ये एक एट अ सिंगल पॉइंट जो है ये उन्हीं से ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो इसी वजह से इसको टफ ऑफ सिंगल फ्लैजिला का नाम दिया जाएगा जिसको लोफोट्राइकस कहा जाएगा। एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस उन बैक्टीरिया को नाम दिया जाता है जिनके फ्लैजिला जो है वो टफ
होते हैं और ऑपोजिट साइड से ओरिजिनेट हुए होते हैं, जैसा कि आपको इलस्ट्रेशन के लिए दिखाया गया है डायग्राम में कि ऑपोजिट साइड्स हैं और सिंगल सिंगल फ्लैजेला है लेकिन टफ्ट की फॉर्म में और सिंगल ही ओरिजिनेशन है इनकी। और पेरिट्रैकस उन बैक्टीरिया को कहा जाता है जिनमें फ्लैजेला जो है वो पूरी उनकी सेल वॉल के साथ जो है हर जगह से जो है वो कम्प्लीटली निकला होता है। फ्लैजेला का फंक्शन क्या होता है, ये प्रोवाइड करता है मोटिलिटी। मोटिलिटी से मुराद होता है मूवमेंट, तो ये इनको मूवमेंट हेल्प करता है। और कीमोटैक्सिस का मतलब होता है कि बैक्टीरिया ऐसे इन्वायरमेंट में रहता है जहाँ पे खाने का मतलब श्योरिटी नहीं होती कि इनको फूड जो है वो मिलेगा भी कि नहीं। तो अगर किसी किस्म का जो केमिकल सिग्नल आ रहा होता है तो उसको रिस्पॉन्स देना कीमोटैक्सिस कहलाता है। तो ये जो है फ्लैजेला की मदद से पॉसिबल होता है। अब बात करते हैं पिलाई की। पिलाई जो है होलो, नॉन हेलिकल और फिलामेंटस अपेंडेजेस को कहा जाता है। होलो से मुराद वो ट्यूब जिसके अंदर कुछ ना हो, खाली हो, खोखली हो। और नॉन हेलिकल से मुराद है कि ये स्ट्रेट है। और फिलामेंटस से मुराद कि ये फिलामेंट टाइप है, पतली पतली, काफ़ी ज़्यादा पतली सी हैं। और अपेंडेजेस जो कि मैंने आपको बताया था कि जब कोई चीज़ फूट रही हो, निकल रही, उभर रही हो, तो उसको अपेंडेजेस कहते हैं। स्मॉलर देन फ्लैजेला, यानी कि पिलाए जो है ये फ्लैजेला से भी साइज में छोटी है। ओनली इन ग्राम नेगेटिव, ये सिर्फ ग्राम नेगेटिव में ही पाई जाएंगी। मेड अप ऑफ पिलिन प्रोटीन। पिलिन जो है एक प्रोटीन है जिसकी मदद से पिलाए जो है वो बना है। फंक्शन इसका क्या है, अटैचमेंट टू वेरियस सरफेसेस इन मल्टिंग कॉल्ड कॉन्जुगेशन। ये दो फंक्शंस हैं, ये मैंने बाय मिस्टेक गलती से लिख दिए, इकट्ठे कर दिए इनको। एक तो इनका फंक्शन है कि ये डिफरेंट किस्म्स की सरफेसेस पे अटैचमेंट प्रोवाइड करती हैं और दूसरा ये है कि मेटिंग के दौरान कॉन्जुगेशन में हेल्प करती है। कॉन्जुगेशन का मतलब होता है कि कोई कुछ प्रॉपर्टीज जो कि बैक्टीरिया में नहीं है तो वो बैक्टीरिया अपनी कोई खास प्रॉपर्टीज जो है वो दूसरे बैक्टीरिया को भी ट्रांसफर कर देता है, जैसे रेजिस्टेंट अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ डिजीज। तो उसको कहते हैं, मतलब कि अपनी जीन्स को ट्रांसफर करना कॉन्जुगेशन कहलाता है। अब लास्ट आ जाते हैं हम सेल इन्वेलप पे। तो सेल जो इन्वेलप है इनकी तीन कैटेगरी है, कैप्सूल, स्लाइम और सेल वॉल। तो सबसे पहली जो सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री जो है वो किसी बैक्टीरिया की, वो कैप्सूल कंसिडर की जाएगी। कैप्सूल जो है वो पॉलीसेक्राइड यूनिट और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है और ये स्टिकी करैक्टर प्रोवाइड करती है। स्टिकी से मुराद चिपकने की खसूसियात प्रोवाइड करती है ताकि ये भी किसी सरफेस से आसानी के साथ चिपक सके। सेकेंड वन इज स्लाइम। स्लाइम जो है वो लूज सोल्यूबल शील्ड ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, मीन्स के ये लूज, हल्की और घुलने वाली शील्ड होती है जो कि अगेन मैक्रोमोलिक्यूल से ही मिली होती है। अब ये क्या प्रोवाइड करती हैं, पैथोजेनिसिटी एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट पैथोजेनिसिटी। इन दो चीज़ों का मतलब, पैथोजेनिसिटी का मतलब होता है द एबिलिटी टू कॉज अ डिजीज। तो अब आप देखेंगे कि किसी बैक्टीरिया की जो काबिलियत है कि जिसके तहत वो डिजीज कोज करता है उसको पैथोजेनिसिटी कहते हैं। और अगेंस्ट पैथोजेनिसिटी यानी कि अब ये इनको पैथोजेनिसिटी से भी प्रोटेक्ट करता है, यानी कि कोई वायरस अगर किसी बैक्टीरिया में डिजीज कोज करेगा तो उसको जो बचाएगा वो स्लाइम करेगा, प्रोटेक्शन का जो काम है उसके लिए स्लाइम करेगा। लास्ट सेल इन्वेलप की जो है वो है सेल वॉल। ये एक रिजिड स्ट्रक्चर है जो कि किसी भी बैक्टीरिया की शेप को डिटरमाइन करता है, यानी कि बनाता है या बनाने के लिए जो है उसके काबिल अमल होता है। माइकोप्लाज्मा एक वाहिद ऐसा बैक्टीरिया है जिसके अंदर सेल वॉल नहीं है, इसलिए आप उसको शेपलेस पाएंगे, वो किसी भी शेप में और फिल्ट्रेट में से भी इवन के पास आउट कर देता है। सेल वॉल जो है वो प्रोटेक्ट करती है ऑस्मोसिस लाइसिस, यानी कि पानी जब ज़्यादा इकट्ठा हो जाए तो उसको बस्ट करने से रोकती है। और ये बात आ भी गई, माइकोप्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। और क्रिश्चियन ग्राम जो थे वो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक टेक्निक को डेवलप किया था on the basis of which you can illustrate and differentiate which one of the bacteria is gram positive and which one of them is gram negative। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है जब आप उनको स्टेन करेंगे तो वो पर्पल अपीयरेंस जो होगी एट लास्ट उनकी आ जाएगी। एंड पे आप देखेंगे, एंड रिजल्ट पे अगर किसी बैक्टीरिया में पर्पल कलर आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो ग्राम पॉजिटिव है। उसकी वजह ये है कि काफ़ी ज़्यादा केमिकल्स डालने पड़ते हैं। एंड वाला केमिकल जो होता है वो CV-I होता है।
सीवी से मुराद क्रिस्टल वायलेट है और आई से मुराद आयोडीन होता है। क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन का कॉम्प्लेक्स होता है जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अटेन कर लेता है अपनी सेल वॉल के साथ। ग्राम नेगेटिव जो है वो पिंक कलर लेता है और पिंक कलर सीवीआई कॉम्प्लेक्स डालने से पहले एक कलर एक कंपोनेंट होता है जो कि डाला जाता है। आई थिंक वो सेफ्रानिन है या वो भी मुझे याद नहीं। तो सेफ्रानिन या जो भी वो सेकेंडरी कंपोनेंट होता है उसको जब डालते हैं तो वो ये अटेन कर लेता है ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव जो है वो सीवीआई कॉम्प्लेक्स को अटेन नहीं करेगा क्योंकि इनकी सेल वॉल में जो लिपिड या पॉलीसेकेराइड की कंपोजिशन होती है वो ज़रा कम होती है। ये मैं आपको डिफरेंशिएट में जो इनका डिफरेंशिएट आएगा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का, उसमें आपको मज़ीद अच्छे तरीके से समझा दूँगा। सेल मेम्ब्रेन की अब हम बात करते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो थिन और फ्लेक्सिबल होती है जो कि साइटोप्लाज्म के अराउंड फाइंड होती है। और अगर सेल मेम्ब्रेन जो है किसी भी बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डैमेज कर दी जाए तो वो डेथ का बायस बन जाती है उस ऑर्गेनिज्म के लिए। साथ ही साथ बैक्टीरियल मेम्ब्रेन जो है इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल और स्टीरोल जो है ये इस तरीके के जो कंपोनेंट्स हैं वो नहीं होते, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल और स्टीरोल ये सिमिलर टू होते हैं ह्यूमन मेम्ब्रेन के। ये ह्यूमन मेम्ब्रेन में ह्यूमन सेल की जो होती है ना मेम्ब्रेन उसके अंदर ही ज़्यादातर पाए जाते हैं। और ये जो है ये सेल के अंदर बैक्टीरिया सेल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के लिए काफ़ी यूज़फुल प्रोडक्ट माने जाते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो सेकेंडली अब हम देखेंगे न्यूक्लियोइड को। न्यूक्लियोइड जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है जो कि एग्रीगेटेड यानी कि इकट्ठा हुआ होता है एज डेंस एरिया, और ये एक एरिया में मौजूद होता है जो कि बिल्कुल सेंटर में होता है। तो ये डेंस एरिया एक क्रिएट करता है जिसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। और बैक्टीरिया के पास जो है वो सिर्फ हैप्लॉइड क्रोमोसोम होता है। हैप्लॉइड से मुराद एक ही होता है क्रोमोसोम जिस पे ये अपनी जो है लाइफ को कैरी ऑन करता है। प्लाज्मिड की बात करें तो प्लाज्मिड कहते हैं सर्कुलर और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को। ये न्यूक्लियोइड से अलग होता है, अदर देन इट्स ओन जीन या डीएनए के अलावा ये प्लाज्मिड होता है और ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। इसमें एबिलिटी होती है कि ये खुद से डिवाइड हो जाए और ये ग्रोथ के लिए एसेंशियल नहीं होता। लेकिन ड्रग रेजिस्टेंट या दूसरी किसी किस्म की जो चीज़ें होती हैं उनमें रेजिस्टेंस जो है ना वो प्रोवाइड करने के लिए काम करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं राइबोसोम को। राइबोसोम जो है वो बिल्कुल सेम होता है बैक्टीरिया में जो कि जैसा कि यूकेरियोट में पाया जाता है। आरएनए प्रोटीन से मिलकर बना होता है और प्रोटीन को सिंथेसिस करता है। बस जो डिफरेंस एक मेन है वो ये कि जो बैक्टीरिया का राइबोसोम है वो स्मॉल होता है और जो यूकेरियोटिक में ऑर्गेनिज्म में जो बैक्टीरिया राइबोसोम होता है वो लार्ज होता है। अब मेसोसोम की हम बात करते हैं। मेसोसोम को अक्सर स्टूडेंट अंडरस्टैंड करने में जो है वो फेल हो जाते हैं। देखिए मेसोसोम जो है ये एक सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है इन्वेजिनेशन आइदर इन सर्कुलर आइदर इन ट्यूबुलर और आइदर इन वेजिकल फॉर्म। ये वेजिकल है, थैलीनुमा को वेजिकल कहते हैं। स्ट्रेट जो है ये स्ट्रेट आपके बनी हुई है और ये इन्वेजिनेशन होता है कि अंदर की तरफ घुसना। तो सेल मेम्ब्रेन जो है इसके अंदर आप देखेंगे कि कोई चीज़ आपको लगेगा जैसे कोई घुस रही है अंदर की तरफ और साइटोप्लाज्म की तरफ जा रही है। इनको कहते हैं मेसोसोम। ये डीएनए रेप्लिकेशन और बैक्टीरिया के डिवीजन के अंदर जो है वो पाई जाती है। और जो ये होते हैं कि एक्सोसेलुलर एंजाइम को एक्सपोर्ट करने में हेल्पफुल होते हैं, यानी कि वो एंजाइम जो कि बैक्टीरिया ने अपने बॉडी से बाहर प्रोड्यूस करने होते हैं ये उनमें हेल्पफुल होते हैं। अब बात करेंगे ग्रेन्यूल्स एंड स्टोरेज बॉडीज की। तो ये बस वही ऑर्गेनल है बैक्टीरिया का जो कि एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने के लिए हेल्पफुल होता है या काम आता है। स्पोर्स की बात करें तो मेटाबॉलिकली डोरमेंट प्रोड्यूस एट लेट स्टेज इन ग्रोथ, यानी कि जब ग्रोथ हो जाती है तो उनके आखिरी आखिरी लम्हात में एक आप कहेंगे डोरमेंट। डोरमेंट का मतलब होता है एक तरह का बेहोश होना, बेहोशी की हालत में मेटाबॉलिकली, यानी कि मेटाबॉलिक रेट जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो उस टाइम काफ़ी ज़्यादा स्टॉप हो जाती है। स्पोर कोई ऑर्गेनल नहीं है, ये एक स्टेट होती है जो कि बैक्टीरिया ऑब्टेन करता है। और ये कब करता है जब किसी किस्म की हार्श कंडीशन या हार्श इन्वायरमेंट जो है उसको फेस करना पड़ता है या जिससे फूड की शॉर्टेज होती है। तो ये क्या करता है कि स्पोर क्रिएट कर लेता है और स्पोर जो है वो उनको हार्श कंडीशन में सर्वाइवल के लिए हेल्पफुल होता है। अब देखते हैं हम सिस्ट के बारे में। थिक वॉल जो है सिस्ट एक होती है, थिक वॉल क्रिएट होती है
जो कि डिफरेंशिएशन ऑफ वेजिटेटिव सेल के दौरान डेवलप हो रही होती है। अब डिफरेंशिएशन ऑफ वेजिटेटिव सेल का मतलब क्या है? देखिए, वेजिटेटिव सेल तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन सेल को कहा जाता है जो कि आपकी ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं और जिन्होंने जाके फंक्शन परफॉर्म करना हो। अब डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि वो टाइम या वो लम्हा जब इन वेजिटेटिव सेल के अंदर जो इन्होंने फंक्शन परफॉर्म करना होता है, वो फंक्शन जब इम्पार्ट हो रहा होता है, तब ये जो थिक वॉल है, सिस्ट जो है, ये इनके ऊपर क्रिएट हो जाती है। अब जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि न्यूट्रिशन की बेसिस पे बैक्टीरिया को कैसे कैटेगराइज्ड किया गया है। इनमें सबसे पहले जो टाइप है वो है हेटेरोट्रोफिक। हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया उनको कहा जाता है जो कि अपना खुद से फूड बनाने के काबिल नहीं होते। दे आर नॉट एबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड। सेकंड वन इज सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट उन बैक्टीरिया को कहा जाता है जो कि अपना फूड जो है डेड ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। यही बैक्टीरिया जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी बॉडी को गलाने में जो वो डेड हो जाती है। पैरासिटिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो कि अपने होस्ट पे डिपेंड करते हैं। ये होस्ट की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं और फिर उसी से जो है अपना फूड ले रहे होते हैं। अब लास्ट है एक ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ उन बैक्टीरिया को कहा जाता है जो कि अपना खुद से दे आर एबल टू क्रिएट देयर ओन फूड। इसकी वजह ये होती है कि इनके पास जिस तरह क्लोरोफिल होता है उसमें प्लांट्स में, इसी तरह इनके पास भी ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के अंदर भी क्लोरोफिल होता है, लेकिन इन दोनों की कंपोजिशन प्लांट और बैक्टीरिया के जो क्लोरोफिल होते हैं ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो लेकिन चूंकि इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसी वजह से इनको ऑटोट्रॉफ कहा जाता है और ये अपना खुद से फूड जो है वो सिंथेसाइज कर सकते हैं। कीमोसिंथेटिक, ये वो बैक्टीरिया हैं जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करते हैं और फिर उनसे जो है अपना जो है फूड जो है वो हासिल करते हैं। ग्रीन सल्फर, पर्पल सल्फर एंड पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया जो है वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की कैटेगरी में आएंगे। अब हम बात करेंगे रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया पे। तो रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि इसको आसान अगर मायनों में मैं समझाऊँ अगर आप लोगों को, कि आप लोग देखिए ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल भी कर रहे हैं। जब आप ऑक्सीजन को इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं, इस अमल को आप ब्रीदिंग कहेंगे। लेकिन उन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स का जाके अंदर टूटना और उसके रिजल्ट में एनर्जी हासिल करना और एनर्जी को यूटिलाइज करना, उसको रेस्पिरेशन कहते हैं। तो बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन किस तरीके से होती है वो देखते हैं हम। इसको 4 फॉर्म में जो है वो कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज एरोबिक, यानी कि वो बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही ग्रो करेंगे। अदरवाइज अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी तो ये बैक्टीरिया डेड हो जाएंगे। सेकंड वन इज एनाएरोबिक। ये वो बैक्टीरिया हैं जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी ग्रो कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज को ख्याल रखिएगा कि अगर ऑक्सीजन इनको मिली तो ये डेड हो जाएंगे, ये सिर्फ ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही ग्रो करेंगे। थर्ड वन इज फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव बैक्टीरिया उन बैक्टीरिया को कहा जाता है जो कि अगर ऑक्सीजन मिली तो भी सरवाइव कर जाएंगे और अगर ऑक्सीजन ना मिली तो भी ये सरवाइव करने की एबिलिटी रखते हैं। अब लास्ट है हमारा माइक्रो एरोफिलिक। माइक्रो एरोफिलिक जो है वो एरोफिलिक वो बैक्टीरिया है जो कि लो कंसंट्रेशन जिनको रिक्वायर होती है ऑक्सीजन की, बहुत ही लो कंसंट्रेशन इनको रिक्वायर होती है अपनी ग्रोथ के लिए। अगर वहां से इंक्रीज हो जाएगी ऑक्सीजन तो ये डेड हो जाएंगे। सो एक सेकंड लास्ट हमारा टॉपिक है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, कि ये एक एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है जो आपके सामने जो भी डिस्कशन की जाएगी ये उसकी बेसिस पे लैग फेज, लॉग फेज वगैरह जो फेजेस हैं ये प्रिपेयर किए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आता है वो है लैग फेज। लैग फेज उस फेज को कहा जाता है जिस पे आप देखेंगे बैक्टीरिया की नो ग्रोथ है, मतलब कि किसी किस्म की ग्रोथ जो है वो शो नहीं हो रही होगी। इसको प्रेपरेटरी फेज भी कहते हैं। लैग फेज में ग्रोथ ना होने की वजह ये होती है कि बैक्टीरिया जो है उस टाइम अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है ग्रोथ के लिए, इस वजह से वहां पे ग्रोथ नहीं हो रही थी। लॉग फेज जो है वो रैपिड ग्रोथ होती है। रैपिड ग्रोथ यानी कि एक्सपोनेंशियली ग्रोथ
का मतलब ये है कि 2 इंटू 2 4, 4 8, 8 टू 16, 32 इस 64, देन इस तरीके से इनकी एक्सपोनेंशियली इसको कहा जाता है। तो इसी तरीके से इनकी ग्रोथ जो है वो लॉग फेज में देखी जाएगी। थर्ड वन इज स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज में डेथ रेट जो है वो आपके रिप्रोडक्टिव एंड मल्टीप्लिकेशन रेट जो है उनके बराबर हो जाएगा। अगर 4 बैक्टीरिया प्रोड्यूस किए जा रहे हैं तो एट द सेम टाइम 4 बैक्टीरिया की ही डेथ जो है वो रिकॉर्ड की जाएगी। डेथ एंड डिक्लाइन फेज है। डेथ एंड डिक्लाइन फेज जो है उसमें आप देखेंगे कि बैक्टीरिया स्टार्ट डाइंग, बैक्टीरिया जो है वो मरना शुरू कर देगा, क्योंकि इसकी एक बेसिक वजह ये है कि आप देखते चले जाएंगे कि डेथ रेट जो है वो इंक्रीज करता चला जाएगा और रिप्रोडक्टिव रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसी वजह से आफ्टर ऑल जो है डेथ रेट जो है इंक्रीज कर जाएगा और बैक्टीरिया जो है वो डाइंग करेगा। इसकी जो एक मेन रीजन है, मेन वजह है, वो ये है कि बैक्टीरिया देखें जब रिप्रोडक्टिव फेज में आएगा, अपने आप को रिप्रोड्यूस करेगा, 2 से 4, 8, 16, 32 इस तरह डिवाइड करते जाएंगे, तो उनके लिए वहाँ पे फूड की जो है शॉर्टेज होना होना शुरू हो जाएगी और बैक्टीरिया का जो वेस्ट मटेरियल है उसकी भी जो कंसंट्रेशन है इजाफा होता चला जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि बैक्टीरिया का जो फूड है उनकी कंसंट्रेशन बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जो उनका वेस्ट मटेरियल होगा उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। इसी वजह से इसको डिक्लाइन फेज कहा जाता है, डेथ फेज कहा जाता है, क्योंकि इस फेज में बैक्टीरिया फिर मरना स्टार्ट कर देते हैं और डेथ रेट जो है वो रिप्रोडक्टिव रेट से ज़्यादा देखा जाता है। लास्ट 2 टॉपिक जो हैं वो इस चैप्टर के वो हैं हमारे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस एंड नो स्टॉक। बैक्टीरिया की जो इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंस है वो क्या है, आइए वो स्टडी करते हैं। सबसे पहले लिखा गया है रिक्लेमेशन अल्कलाइन सॉइल। रिक्लेमेशन ऑफ अल्कलाइन सॉइल का मतलब है कि जो भी सॉइल अगर कोई एसिडिक है तो इनको ये रिक्लेम करते हैं। रिक्लेम से मुराद है कि ये जो एसिडिक सॉइल है ये इनको ठीक करते हैं, ज़रख़ेज़ करते हैं। और साथ ही साथ जो इनका दूसरा मेन इम्पोर्टेंट इकोनॉमिकल रोल है वो है फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, यानी कि आपके एटमॉस्फेयर में मौजूद जितनी भी नाइट्रोजन है ये उसको फिक्स करते हैं। वो एक बहुत लंबा छोटा प्रोसेस है और जो है मेंटेन रखते हैं नाइट्रोजन को। और साथ ही साथ जो थर्ड है वो है रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इन एनवायरनमेंट। बहुत से ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनका वेस्ट प्रोडक्ट है ऑक्सीजन होता है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट जो है वो काफ़ी स्टेबल रहता है और इन्वायरमेंट जो है वो जो है स्टेबिलिटी इसमें देखी जाती है। एक लास्ट इनका जो है वो प्रॉपर्टी ये है कि ये फोटोसिंथेटिक पार्टनर होते हैं लाइकन्स के। लाइकन के साथ ये सिम्बायोसिस मेंटेन करके रखते हैं और जिसकी मदद से क्या होता है कि ये उनके फोटोसिंथेटिक पार्टनर बन जाते हैं। इससे इनको भी फूड मिलता है और लाइकन्स भी जो है वो अपना फूड हासिल कर पाते हैं। लास्ट टॉपिक जो है हमारा वो है नो स्टॉक। नो स्टॉक में जो है वो अक्रंस के बारे में बताया गया है कि ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये अल्कलाइन सॉइल यानी कि वो सॉइल जिसमें एसिडिटी ज़्यादा है ये वहाँ पे पाए जाते हैं। मॉइस्ट रॉक यानी कि वो पत्थर जहाँ पे मॉइस्चर जो है वो ज़रा ज़्यादा रहता है। ये स्टोन्स जो हैं ये आप मोस्टली देखेंगे नहर के किनारे, समुंदर के किनारे, नदियों के किनारे, ये बेसिकली वहाँ पे ज़्यादा पाए जाएंगे क्योंकि वहाँ पे पानी रवां रहता है। इसी वजह से वो मॉइस्चर जो है वो उन रॉक्स पे पैदा हो जाता है, तो ये नॉन स्टॉक वहाँ पे भी पाए जाते हैं। और क्लिफ्स, पहाड़ियाँ जो हैं आप देखेंगे वहाँ पे चूँकि क्लाउड टचिंग होते हैं काफ़ी ज़्यादा माउंटेन, तो इस वजह से वहाँ पे भी एक तरह का सॉर्ट ऑफ स्ट्रीम क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से ये वहाँ पे भी पाए जाते हैं। ये जो टॉपिक्स थे ये यूसैट को मद्देनज़र रखते हुए ही पढ़ाए गए हैं। लास्ट में आप देखेंगे मैंने एक या आई थिंक 2 टॉपिक जो है वो मिस करवा दिए हैं क्योंकि वो एज सच इम्पोर्टेंट नहीं है यूसैट में प्रिपरेशन के लिए, लेकिन फिर भी मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप अपने बलबूते पर बुक को जो है वो एक दफ़ा ज़रूर कंपाइल कर लीजिएगा, क्योंकि ताकि कोई किसी किस्म की भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना रह जाए। लेकिन फिर भी अगर आप ये इस वीडियो पे ही रहते हैं तो ये मैं समझूंगा मोर देन इनफ है यूसेट की प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।